आज हम कर रहे हैं अकाउंट्स का चैप्टर 3। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है। तो इसके अंदर जो पहला टॉपिक आज हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हम एजम्पशंस। एजम्पशंस या इसे हम कंसेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं। यानी कि जो भी हम अकाउंटिंग करते हैं ना, इन एजम्पशंस को जो मैं आगे समझाने जा रहा हूं, इन एजम्पशंस को ध्यान में रखते हुए अकाउंटिंग की जाती है। अकाउंटिंग का मतलब तो आप जानते ही हो, अकाउंटिंग यानी कि रिकॉर्ड करना, बुक्स बनाना डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, लेजर बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, बैलेंस शीट बनाना, ये सब अकाउंटिंग है ना। तो ये अकाउंटिंग कब की जाती है? इन एजम्पशंस को मानकर। पहली एजम्पशन है गोइंग कंसर्न एजम्पशन। गोइंग कंसर्न का मतलब कि हमारा बिजनेस जो है वो एक गोइंग कंसर्न है, यानी कि हम जिसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं ना, वो बिजनेस गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न मतलब चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। हम ये पहले ही मानकर करते हैं। अगर हम ये बिल्कुल ही मानते कि वो हमारा जो बिजनेस है बस वो 2-4 महीने में खत्म हो जाएगा, है ना, और उसके नियर फ्यूचर में अभी डिसॉल्व मतलब समाप्त होने के, उसका समापन होने के कोई आसार नहीं है, हम ये मानकर अकाउंटिंग करते हैं। इसीलिए तो हमने बहुत सारे कंसेप्ट जैसे कि डेप्रीसिएशन है। डेप्रीसिएशन का कंसेप्ट पढ़ा है ना कि हर साल डेप्रिसिएशन होगा, हर साल डेप्रिसिएशन होगा। यानी कि हम सोच के चल रहे हैं ना कि बिजनेस चलेगा, हर साल वाली बात आ गई, इसका मतलब डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं। यानी कि ये पहले ही हमने सोच लिया कि ये मशीन की लाइफ 10 साल है, हर साल इतना इतना डेप्रिसिएट होगी, एंड में इतना बचेगी। यानी कि हम देखो 10 साल आगे तक की पहले ही सोच के चल रहे हैं, है ना। हम पहले ही सोच लेते हैं कि भाई ओपनिंग कैपिटल, आपने पढ़ा ना, एक ओपनिंग कैपिटल होती है, एक क्लोजिंग कैपिटल होती है ना। मतलब एक साल जब शुरू हुआ तो जो साल के शुरू में है ओपनिंग कैपिटल है, साल के एंड में क्लोजिंग है। फिर जब अगला साल शुरू हुआ तो ये क्लोजिंग अगले साल के लिए ओपनिंग बन जाती है, फिर ये क्लोजिंग हो जाती है। फिर अगला साल शुरू हुआ, ये क्लोजिंग ओपनिंग और फिर क्लोजिंग। यानी कि ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग का कंसेप्ट है, क्यों पढ़ रहे हैं? इसीलिए पढ़ रहे हैं ना, ये मानकर चलते हैं ना कि बिजनेस अभी लॉन्ग टर्म तक चलना है ना। तो इसीलिए ये गोइंग कंसर्न अजम्पशन हमें यही बताती है कि बिजनेस के अभी नियर फ्यूचर में डिसॉल्व होने के कोई आसार नहीं है, ये बिजनेस गोइंग कंसर्न है, ये हम मान के चलते हैं। ये पहली अजम्पशन। दूसरी अजम्पशन है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी अजम्पशन। ये कंसिस्टेंसी अजम्पशन, इसके बारे में बताता हूं आपको। कंसिस्टेंसी अजम्पशन, कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? कंसिस्टेंट का मतलब एक जैसा, है ना। तो हम ये अकाउंट में एज्यूम करके चलते हैं कि जो मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग मैं इस साल यूज कर रहा हूं, अगले साल भी कंसिस्टेंटली मैं उन्हीं मेथड से ही, सेम मेथड से ही अकाउंटिंग करूंगा। अब ऐसा क्यों क्यों कंसिस्टेंटली हम एक ही ये मान के चलते हैं? क्योंकि देखो, अकाउंटिंग में आप ये पढ़ चुके हो कि हमें कंपैरिजन करने होते हैं कई बार। अगर मैंने इस साल कोई और मेथड यूज किया, नेक्स्ट ईयर कोई और मेथड यूज किया, तो क्या मैं दोनों ईयर्स को कंपेयर कर पाऊंगा? नहीं कर सकता ना, क्योंकि उसमें मेथड कोई और है, उसमें मेथड कोई और है। तो कंसिस्टेंसी अजम्पशन हमें यही कहती है कि हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि हमारा जो अकाउंटिंग मेथड्स है, जो लॉज है, जो रूल्स है, जो इस साल मैंने फॉलो किए, वही मैं कंसिस्टेंटली अगले साल भी, और उससे अगले साल भी, और उससे अगले साल भी वही फॉलो करूंगा। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं। डेप्रीसिएशन जो है उसको निकालने के ना 2 मेथड्स होते हैं, एक SLM, एक WDV। ये SLM और WDV क्या है, ये जब हम डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ेंगे ना, आपका शायद 10th चैप्टर होगा, वो तब मैं बताऊंगा SLM WDV क्या है। अभी सिर्फ इस डेप्रिसिएशन को मैं छोटा सा एक इंट्रो दे रहा हूं, इसकी वजह से, इसको समझाने की वजह से। तो SLM में मतलब डेप्रिसिएशन का रेट है 10%। एक ये मेथड है डेप्रिसिएशन निकालने का, और एक ये मेथड है। अब मान लिया मेरे पास मशीन है 1 लाख रुपए की, तो 10% डेप्रिसिएशन कितना हुआ? 10,000। मशीन बची 90,000, डेप्रिसिएशन फिर से 10,000 अगले साल, मशीन बची 80,000, डेप्रिसिएशन फिर से 10,000, मशीन बची 70,000, है ना। और इसमें क्या होता है, मशीन वही 1 लाख की है और वही 10% WDV डेप्रिसिएशन है। अब देखो, इसमें जो डेप्रिसिएशन पहले साल लगा वो 10,000 लगा, फिर बची 90,000 रुपए की मशीन,
देखो ये 10% इसका डेप्शन लगा, अब इसका 10% 9,000, 81,000 रुपए की मशीन बची। अब इसका 10% 8100 डेप्रिसिएशन लगा, माइनस हो गया 72,900। अब इसका डेप्रिसिएशन 7290 लगेगा, तो मशीन की वैल्यू कम हो गई। तो यानी कि देखो यहां भी मशीन की वैल्यू घट रही है डेप्रिसिएशन की वजह से, यहां भी मशीन की वैल्यू घट रही है। बस यहां का जो डेप्रिसिएशन का मेथड है और जो ये डेप्रिसिएशन का मेथड है, ये दो अलग अलग मेथड्स हैं। तो मैं अभी आपको कोई डेप्रिसिएशन के मेथड्स नहीं सिखा रहा, मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया है कि कंसिस्टेंसी असम्पशन ये कहती है कि अगर आप अकाउंटिंग में एक साल में अगर आपने एसएलएम मेथड से डेप्रिसिएशन लगाया तो हर साल एसएलएम से ही लगाना है, कंसिस्टेंट रहना है। अगर आपने डब्ल्यूडीवी लगाया तो हर साल डब्ल्यूडीवी ही लगाना, ताकि हमारी अकाउंटिंग में कंपेरेबिलिटी बनी रहे, हम कंपेयर कर सके एक साल को दूसरे साल की अकाउंटिंग से। ठीक है। तीसरी असम्पशन है हमारी एक्रूवल असम्पशन। एक्रूवल असम्पशन क्या कहती है? एक्रूवल असम्पशन क्या होती है? हम अपने अकाउंटिंग में किसी भी ट्रांजैक्शन को तभी रिकॉर्ड कर देते हैं जब वो ट्रांजैक्शन होती है, मतलब कि हम वेट नहीं करते कि पहले सेटल हो जाए तब हम उसको रिकॉर्ड करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने गुड्स सोल्ड किए हैं 10,000 रुपए के ऑन क्रेडिट, मैंने उधार में गुड्स रिकॉर्ड किए, ठीक है, और 3 महीने बाद इसका जो कैश रिसीव हुआ वो हुआ आफ्टर 3 मंथ्स, तो मुझे इस एंट्री को कब रिकॉर्ड करना है? जिस दिन मैंने गुड्स बेचे हैं उस दिन, या जिस दिन उसका कैश मिला उस दिन। तो एक्रूवल असम्पशन ये कहती है कि जिस दिन वो घटना हो जाती, द डे ऑन विच दैट इवेंट हैपन्स, हमें उसी दिन उससे रिकॉर्ड करना होता है, ना कि ये वेट करनी होती है कि जब उसका कैश मिलेगा उसे तब रिकॉर्ड करेंगे। हमें उसको इस दिन भी रिकॉर्ड करना है। इस दिन हम क्या एंट्री करेंगे? भाई हमने उधार में माल बेचा है, इस दिन क्या एंट्री करेंगे? यहां पे तो हमने डेटर बना लिया, उधार में माल बेचा तो डेटर बन गया। यहां एंट्री क्या करेंगे कि उस दिन डेटर चला गया और कैश आ गया। ये नहीं कि ये वेट नहीं करनी कि जिस दिन कैश मिलेगा उसे तभी रिकॉर्ड करेंगे, ऐसा नहीं है। एक्रूवल कंसेप्ट हमें, एक्रूवल असम्पशन हमें यही बताती है। अब मैं करा रहा हूं आपको अकाउंटिंग, वो भी इसी चैप्टर में, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसमें से भी क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो हमारा वो एक अलग एंटिटी है। एंटिटी का मतलब उसकी अपना एक अलग एक्सिस्टेंस है, अलग एक्सिस्टेंस, सेपरेट फ्रॉम इट्स ऑनर। ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम अकाउंटिंग जब पढ़ते हैं तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, ना कि उसके ऑनर, ना कि उसके जो मालिक है बिजनेस कर रहा है जो, उस प्रोप्राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ते। यानी कि बिजनेस और उसका ऑनर ये दो अलग अलग बातें हैं, है ना। तो बिजनेस की अपनी एक एंटिटी है, उसका अपना एक अलग अस्तित्व है अपने मालिक से अलग। तभी तो हम जब बैलेंस शीट बनाते हैं, अगर आपको याद हो, मैंने कहा था बैलेंस शीट की 2 साइड्स होती है, एक एसेट्स होती है और एक लायबिलिटी साइड होती है। और इस लायबिलिटी साइड पे कैपिटल भी दिखाई जाती है और लायबिलिटीज तो दिखाते ही है ना। तो लायबिलिटी साइड पे कैपिटल क्यों दिखाते हैं? क्योंकि मैंने क्या कहा था, ये जो बैलेंस शीट है, ये जो अकाउंटिंग है, बैलेंस शीट के अलावा जो भी अकाउंटिंग है वो सब किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बिजनेस कहता है कि मेरे लिए जो बाहर वालों ने पैसा लगाया है मुझे उनका तो कर्जा देना ही देना है। बिजनेस कहता है कि जो कैपिटल है ये भी, वो कहता है मेरे लिए तो लायबिलिटी है कि ऑनर ने जो मेरे अंदर यहाँ पे पैसा लगाया है, कि जब बिजनेस खत्म हो जाएगा तो मुझे वो अपने ऑनर को भी वापस करना है। इसका मतलब बिजनेस के लिए ऑनर एक अलग, मतलब बिजनेस और ऑनर एक ही चीज नहीं है, दोनों की अपनी अलग एंटिटी, दोनों का अपना अलग अस्तित्व है। इसीलिए तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला कंसेप्ट पढ़ते हैं कि ऑनर ने बिजनेस में कैपिटल लगाई और बिजनेस उसको इंटरेस्ट दे रहा है उस पर। इसीलिए तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला कंसेप्ट पढ़ते हैं कि अगर बिजनेस में से ऑनर ने पैसा निकाला तो वो बिजनेस को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देता है ना। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ये, अगर ये बिजनेस और मालिक एक ही बात होते तो हम ये कंसेप्ट भी नहीं पढ़ते। तो इसलिए
हम अकाउंटिंग इस तरह से करते हैं, ये हम अकाउंटिंग का एक प्रिंसिपल है कि बिजनेस एक अलग एंटिटी है, एक अलग उसका अपनी पहचान है, अपने मालिक से अलग। सेकंड है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट जो प्रिंसिपल है, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, इसके नाम से ही आपको पता लग गया होगा, या ये भी आप पहले पढ़ चुके हो कि हम अपने बिजनेस में सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जिसको हम मनी में मेजर कर सकते हैं। यानी कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो मनी में मेजर की जा सकती है और वो हमारे बिजनेस से रिलेटेड है, हम उसको बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं। कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन, चाहे वो कितनी ही इंपॉर्टेंट क्यों ना हो हमारे बिजनेस के लिए, अगर हम उसको मनी में मेजर नहीं कर सकते तो हम उसको अपने बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करते। तो ये प्रिंसिपल ये कहता है कि ट्रांजैक्शंस मनी में मेजरेबल होनी चाहिए। अगला प्रिंसिपल है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल ये कहता है कि जो हम हमारी जो अकाउंटिंग करते हैं वो कॉन्टिन्यूसली लगातार करते रहते कि आज अगर हमने बिजनेस मान लिया 2020 में शुरू किया और ये चलता जब ये 2000 मान लिया 35 में हम इसको खत्म करेंगे, तब इसकी अकाउंटिंग देखेंगे, तब देखेंगे लास्ट में कि कितना फायदा हो कितना नुकसान। ऐसा नहीं है। हमारा अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल ये कहता है कि हम अकाउंटिंग जो करते हैं, जो भी हमारा बिजनेस का जो पीरियड है टोटल, हम उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं अकाउंटिंग के लिहाज से। जैसे कि, और ये जो छोटे छोटे पार्ट है ये आप सबको पता है, ये 1 ईयर का होता है। यानी कि हर 1 साल बाद हम अपने अकाउंटिंग का समराइज करते हैं, तो उसे एक अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं। जनरली हमारे इंडिया में जो अकाउंटिंग पीरियड है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च का होता है। ठीक है, यानी कि हम हर साल अपने अकाउंटिंग को समराइज करते हैं, ये देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस है, उसके अकॉर्डिंग फिर नेक्स्ट ईयर की पॉलिसी बनाते हैं। सोचो अगर हम ये पीरियड्स ना ये पीरियड की अकाउंटिंग ना करके सीधा यहाँ पे शुरू किया और यहाँ पे एंड करें, और अगर बाई चांस लॉस, तो क्या वो ठीक है कि यहां से शुरू करके और यहाँ एंड करें, तो क्या वो ठीक है? नहीं, क्योंकि एक पीरियड की अकाउंटिंग करने पे हमें ये पता चल जाता है कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, हम मतलब ग्रो कर रहे हैं या हम डाउनवर्ड जा रहे हैं। अगर डाउनवर्ड जा रहे हैं तो उसको कैसे रेक्टिफाई करें, क्या पॉलिसीज में चेंजेस करें, है ना। तो हर साल इसलिए हम अपनी अकाउंटिंग को समराइज कर लेते हैं। तो ये अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल ऐसा कहता है। नेक्स्ट है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो हमारा अकाउंटिंग है वो इस टाइप से होनी चाहिए कि उसमें हर एक चीज फुली डिस्क्लोज्ड होनी चाहिए, कुछ भी हिडन नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये आपको पता है, हम पहले पढ़ चुके हैं कि हमारी अकाउंटिंग को देखकर उसकी वजह से ही बहुत सारे जो यूजर्स हैं वो डिसीजन लेते हैं। हमारे इन्वेस्टर्स हैं, है ना, जैसे बैंक्स हैं, जैसे क्रेडिटर्स हैं, है ना, और जैसे गवर्नमेंट है, ऐसे बहुत सारे हमारे अकाउंटिंग के यूजर्स होते हैं। तो अगर हमारे अकाउंट्स में हम कुछ चीज हाइड कर लेंगे, कुछ इंफॉर्मेशन छुपा लेंगे, तो ऑब्वियसली इनके जो डिसीजन है उससे इफेक्ट होंगे, है ना। तो हम ऐसा नहीं कर सकते। ये लीगली जरूरी नहीं, ये सिर्फ कोई ऐसा डिस्क्रिशनरी नहीं है कि हमारी मर्जी कि हम डिस्क्लोज करें ना करें। ये लीगली भी जरूरी है कि हम अपने अकाउंटिंग की पूरी इंफॉर्मेशन को ट्रू एंड फेयर पिक्चर उसकी डिस्क्लोज करें। ये प्रिंसिपल ये बोलता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है? मेटीरियलिटी प्रिंसिपल। मेटीरियलिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि हमारी अकाउंटिंग में जो भी इंफॉर्मेशन, जो मेटीरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन है, मेटीरियलिटी मतलब जो कोई महत्व रखती है, कोई इंपॉर्टेंस है, जो सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है, वो सारी उन्हें कहते हैं मेटीरियलिटी, मेटीरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन। जो सिग्निफिकेंट, जो बड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है, तो वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमारे अकाउंट्स में शो होनी चाहिए, हमारे अकाउंट्स में दिखनी चाहिए। मतलब कि कोई भी ऐसी चीज हमें नहीं छुपानी है जो कि किसी यूजर के डिसीजन को इफेक्ट करे। समझ में आ गया? कोई चीज अगर हमने ऐसी छुपा ली जिससे हमारा जो यूजर है, चाहे बैंक है, चाहे गवर्नमेंट है, चाहे इन्वेस्टर है,
अगर उस चीज से उस यूजर के डिसीजन पे फर्क पड़ता है, इसका मतलब वो मेटेरियलिस्टिक चीज है ना। तो अगर उससे किसी इन्वेस्टर को फर्क नहीं पड़ता तो वो मेटेरियलिस्टिक चीज नहीं है। तो हमें कोई भी मेटेरियलिस्टिक चीज को हाइड नहीं करना है, हमारी अकाउंटिंग उस हर मेटेरियलिस्टिक चीज को शो करे। अच्छा, एक चीज मैं और बता दूं, एक बिजनेस के लिए जो चीज मेटेरियलिस्टिक है, हो सकता है वो दूसरे बिजनेस के लिए मेटेरियलिस्टिक ना हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लिया एक 1000 की मैंने मान लिया रिपेयर कराई, ठीक है, और वो जो बिजनेस है उसकी जो सेल है एक साल की वो है 5000, और यही 1000 की मैंने रिपेयर कराई, और जो ये है बिजनेस ए, ये है बिजनेस बी, और उसकी सेल है 1 करोड़। तो देखो, ये 1000 रिपेयर, क्या ये मेटेरियलिस्टिक है? क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है? 1000 की रिपेयर, एक ऐसा बिजनेस जो कि जिसकी सेल 5000 रुपए है, सिर्फ 5000, उसके लिए 1000 तो बहुत महत्वपूर्ण है ना, क्योंकि देखो 5000, 1000 तो रिपेयर ही है, यानी कि 20% ऑलमोस्ट हो गया। लेकिन ऐसा बिजनेस जिसकी टर्नओवर 1 करोड़ है, उसके लिए 1000 रिपेयर, ये जो इंफॉर्मेशन है बहुत ज्यादा मेटेरियलिस्टिक नहीं है ना। तो इसलिए मेटेरियलिस्टिक चीज का मतलब, तो यहां से मैं ये बताना चाह रहा हूं कि कोई एक इंफॉर्मेशन एक बिजनेस के लिए, बिजनेस ए के लिए जो मेटेरियलिस्टिक है, जरूरी कि वही इंफॉर्मेशन बिजनेस बी के लिए भी मेटेरियलिस्टिक हो। तो देखो, बिजनेस बी के लिए मेटेरियलिस्टिक नहीं है क्योंकि उसकी सेल 1 करोड़ की है, तो 1 करोड़ में 1000 कोई वैल्यू नहीं रखते, लेकिन 5000 की सेल में 1000 बहुत बड़ी वैल्यू रखते हैं। ठीक है, तो मेटेरियलिटी प्रिंसिपल हमेशा ये बताएगा कि हर मेटेरियलिस्टिक चीज जो कि हमारे डिसीजन को इफेक्ट करती है, शो होनी चाहिए हमारे अकाउंट में। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रूडेंस, या इसे कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल भी बोलते हैं। प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म, प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म का क्या मतलब है? इसका मतलब समझो कि हमारा जो अकाउंट है बहुत कंजर्वेटिव है, मतलब कि फ्यूचर लॉसेस, अगर फ्यूचर में होने वाले लॉस आज ही पता लग जाए ना, आज फ्यूचर के लॉस अगर हमें आज पता लग जाए तो हम उसे आज ही लॉस मान लेते हैं। इसका मैं एग्जांपल ले रहा हूं। मान लिया मेरे जो डेटर हैं वो हैं टोटल 1 लाख रुपए के, जिनसे मैंने पैसा लेना है, उधार में माल बेच रखा है, और मुझे ये लग रहा है कि इस 1 लाख में से जब पैसे आने की बारी आएगी ना, तो मुझे पता है इसमें से 5000 तो डूबेंगे, लेके भाग जाएंगे लोग। ठीक है, मुझे लग रहा है ऐसा, अभी भागे नहीं है, मुझे लग रहा है कि जैसे मान लिया मैंने 2020 में माल बेचा, और इनकी डेट है पे करने की 2021, इनकी डेट है पे करने की 2021। ठीक है, तो अभी मैं 2020 की अकाउंटिंग कर रहा हूं, और मुझे लग रहा है कि अगले साल जब इन 1 लाख की पेमेंट की बारी आएगी, पैसे आने की बारी आएगी, तो मुझे पता है इसमें से 5000 डूबेंगे। तो 5000 कब डूबेंगे, कब पता लगेगा मुझे? 2021 में। तो वो लॉस कब होगा? 2021 में। लेकिन मुझे आइडिया आज ही लग गया, तो जो लॉस अभी नहीं हुआ, मुझे अंदाजा है होना है फ्यूचर में, लेकिन मुझे पता लग गया, तो मैं आज 2020 में ही उसे लॉस मान लूंगा। अब तुम कहोगे ऐसा क्यों, अभी तो लॉस हुआ ही नहीं, अभी तो एक बस अंदाजा है, एस्टिमेट है। हाँ, हम इस एस्टिमेट के बेस पे लेकर चलते हैं, और ये मैं पहले भी आपको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में भी बता चुका हूं, एक लिमिटेशन भी बता चुका हूं कि हमारे अकाउंटिंग में ना बहुत सारी चीजें एस्टिमेटेड होती हैं, ट्रू नहीं होती हैं। हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को एस्टिमेट बेस पे भी लेकर चलते हैं, बताई थी ना ये बात पिछली वीडियो में। तो देखो, उसी का एक एग्जाम्पल ये भी है। यही प्रूडेंस जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि अकाउंट जो है ना बड़ा नैरो माइंडेड है, यानी कि बहुत कंजर्वेटिव है। यानी कि अगर हमें अकाउंट में पता चल जाता है कि फ्यूचर में इतना लॉस होने वाला है, तो हम आज ही उसे लॉस मानते हैं। हाँ, अगर हमें ये पता लग जाए ना फ्यूचर में हमें प्रॉफिट होने वाला है 3000 रुपए का 2021 में, उस प्रॉफिट को आज प्रॉफिट नहीं मानेंगे, जब वो होगा तभी मानेंगे। इसे ही कहते हैं कंजर्वेटिज्म, कि फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को पता लग गया आज, तो आज ही लॉस मान लो, लेकिन फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट का आज पता लग गया, तो आज प्रॉफिट नहीं मानना, वो जब होगा तभी मानेंगे। ये कहता है हमें प्रूडेंस प्रिंसिपल, कंजर्वेटिज्म।
अगला प्रिंसिपल है कॉस्ट प्रिंसिपल। इसे हम हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल भी बोलते हैं। इसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं कि मान लिया मेरे पास एक मशीन है, मेरे पास 1 लाख रुपए की, ठीक है, ये मैंने खरीदी। अगले साल इस पे 10% डेप्रिसिएशन मान लिया तो 10,000 हो गया, 90,000 की हो गई। फिर अगले साल 10,000 डेप्रिसिएशन मान लिया, 80,000 रुपए की हो गई। यानी कि ये थी 2020 में, ठीक है। फिर ये वैल्यू 2021 में इतने की हो गई, 1 लाख 10,000 डेप्रिसिएशन हो गया ना, 90 की हो गई। फिर 10,000 डेप्रिसिएशन हो गया तो 2022 में ये मशीन की वैल्यू इतनी हो जाएगी। फिर 10,000 का डेप्रिसिएशन हो गया, 2023 में मशीन की वैल्यू बची 70,000। यही चलता है ना। तो इस तरह से वैल्यू घटती चली जाती है एसेट्स की। लेकिन इसकी एक्चुअल मार्केट में जो रियलाइजेबल वैल्यू है, मार्केट में जो इसकी वैल्यू है, हो सकता है ये मशीन इतनी ज्यादा शॉर्टेज हो गई हो कि ये जो एक्चुअल 1 लाख की मशीन है अब 10 लाख की बिकने लगी हो, ठीक है। तो वो 70,000 वाली मशीन भी हो सकता है 7 लाख की मिल जाए, मार्केट में बिक रही हो। लेकिन हम इस वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करते। हम जो हमारी बुक वैल्यू है, जो हमारी बुक वैल्यू है, हम सिर्फ उससे ही रिकॉर्ड करते हैं। यानी कि जो हमारी हिस्टोरिकल वैल्यू है, हिस्टोरिकल कॉस्ट है, हिस्टोरिकल कॉस्ट ये है ना इसकी, हम सिर्फ उसी के बेस पे अपनी अकाउंटिंग में चलते रहते हैं। मार्केट वैल्यू, रियलाइजेबल वैल्यू या सेल वैल्यू उनको नहीं शो करते हैं। तो कॉस्ट प्रिंसिपल हमें ऐसा बोलता है। चाहे ये गलत है या सही है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, जब आप हायर क्लास में आओगे इसको एनालाइज तब करेंगे। अभी हम प्रिंसिपल्स पढ़ रहे हैं तो हमारी अकाउंटिंग इसी प्रिंसिपल को मानकर चलती है कि हमें अपनी एसेट्स की हिस्टोरिकल वैल्यू को दिखाना होता है, बुक वैल्यू को दिखाना होता है। नेक्स्ट इसका जो प्रिंसिपल है वो है मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल ये बोलता है कि जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो जब हम अपना प्रॉफिट निकालते हैं, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट निकालते हुए हम एक तरफ तो सारे एक्सपेंस रखते हैं अपने, जितने भी हमने बिजनेस में खर्चे किए, और एक तरफ रखते हैं प्रॉफिट, जितने भी हमें बिजनेस में प्रॉफिट हुए। तो सिर्फ इस प्रॉफिट को ही मैं अपना प्रॉफिट मान के घर नहीं ले जाऊंगा अगर मैं बिजनेसमैन हूं। तो इस जो भी मेरे पास प्रॉफिट हुए उसमें सारे खर्चे पहले काटूंगा। फिर ये जो नेट प्रॉफिट बचेगा, मतलब कि मान लिया मेरे पास प्रॉफिट हुए 50,000 रुपए के और ये सारे के सारे खर्चे हुए 30,000 रुपए के, तो मैं ये नहीं सोचूंगा 50,000 रुपया प्रॉफिट हुआ, चलो 50,000 निकालो घर ले जाओ, फिर ये 30,000 खर्चे कहां से जाएंगे? तो मैचिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि हम अपने रेवेन्यूज, जो हमारी इनकमिंग है और जो हमारी आउटगोइंग्स है, जो खर्चे हैं, इसको मैचिंग करते हैं। 50,000 अगर मैंने आए हैं, कमाए हैं, उसमें से कुछ खर्चे भी किए हैं, तो इसमें से माइनस करके जो मेरे पास 20,000 बचेगा बैलेंस, मुझे वो प्रॉफिट मानना है। वो प्रॉफिट मुझे एक्चुअल प्रॉफिट, मैं उसे नेट प्रॉफिट समझूंगा। तो मैचिंग प्रिंसिपल यही कहता है कि हमें मैचिंग करनी पड़ती है। हम मैच करते हैं एक्सपेंसेस को रेवेन्यूज से, तब हम प्रॉफिट पे आते। और एक बात ये भी ध्यान रखने वाली है, अगर ये प्रॉफिट 2020 के हैं तो ये एक्सपेंस भी 2020 के ही होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2020 के प्रॉफिट ले रहे हैं लेकिन खर्चे हम कई कई ईयर्स के एक ही बार ले लेते हैं, नहीं। मतलब कि एक ही साल का के प्रॉफिट और उसी साल से रिलेटेड एक्सपेंसेस को मैच करके हम प्रॉफिट रिजल्ट पे पहुंचते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जो इसका अगला प्रिंसिपल, वो है ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल ये कहता है कि जो हमारी अकाउंटिंग है वो डबल एंट्री पर बेस्ड है। डबल एंट्री यानी कि हम जो भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन करते हैं उसका दो जगह इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि एक असेट बढ़ रही है ना, एक असेट कम हो रही है, या एक असेट बढ़ रही है इधर और एक तरफ उधर एक लायबिलिटी बढ़ रही है। तो जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उन सबका डबल एंट्री होती है, डबल इफेक्ट होता है। यही ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल हमें बताता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल ये कहता है कि अभी हम ये कर भी चुके हैं, वो एक्रूअल जो कंसेप्ट था उसके जैसे ये भी, कि हम रेवेन्यू को तब मान लेते हैं जब उसका ऑब्लिगेशन एस्टैब्लिश हो जाता है। ऑब्लिगेशन टू पे, जिस दिन ऑब्लिगेशन टू पे एस्टैब्लिश हो जाता है
हम उसी दिन उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसी दिन उसी पीरियड से उस रेवेन्यू को रिलेटेड मानते हैं। मैं इसका एग्जांपल देता हूं। मान लिया मैंने एक सेल की, हमारा ईयर, पहले मैं एग्जांपल देता हूं। मान लिया हमारा ईयर है 1 अप्रैल 2019 से शुरू हुआ और 31 मार्च 2020 में एंड होगा, है ना। ये हमारा ईयर है। मान लिया मैंने एक सेल की, 31 मार्च एंड होने से 3 दिन पहले, यानी कि 27 मार्च को मैंने एक सेल करी। गुड्स बेचे मैंने 10,000 रुपए के, ठीक है। और वो गुड्स के पैसे कब मिले? अगला साल शुरू हो गया 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल से नया ईयर शुरू हो जाएगा। वो मेरे को पैसे मिले जुलाई 2020 में। देखो ये एक अलग ईयर है यहां से लेकर यहां तक। क्यों? 1 अप्रैल 2019 से शुरू होगा और 31 मार्च 2020 पे एंड हो जाएगा। 31 मार्च 2020 पे एंड होगा तो 1 अप्रैल 2020 से अगले दिन से यानी कि नया ईयर शुरू हो जाएगा और ये एंड होगा 31 मार्च 2021 पे, है ना। तो सेल मैंने इस ईयर में की, पैसे मुझे जो कैश रिसीव हुआ वो इस ईयर में रिसीव हुआ। ये दो अलग अलग ईयर की बात हो गई। अब मुझे बताओ, ये जो मैं सेल है उसको इस ईयर में रिकॉर्ड करूं जब वो सेल हुई थी, या इस ईयर में रिकॉर्ड करूं जब उसके पैसे मिले थे। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट यही बोलता है कि हम उसको तब रिकॉर्ड करते हैं, उस रेवेन्यू को यानी कि उस सेल को तब रिकॉर्ड कर लेते हैं जब उसका ऑब्लिगेशन टू पे एस्टैब्लिश हो गया था। ऑब्लिगेशन टू पे, जिस दिन मैंने उसको माल बेचा था उसी दिन उसका ऑब्लिगेशन बन गया था ना कि उसे पे करना है। तो ये सेल इसी पीरियड में इस ईयर की रिकॉर्ड की जाएगी। तो इस ईयर में क्या रिकॉर्ड नहीं होगी? हाँ, इस ईयर में रिकॉर्ड होगी। उस दिन ये रिकॉर्ड होगा कि डेटर से पैसे मिले, ये रिकॉर्ड नहीं होगा कि सेल हुई है। इस दिन डेटर से पैसे मिलना रिकॉर्ड होगा, जो रेवेन्यू है, जो सेल है, वो इस साल में रिकॉर्ड होगी। तो ये रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल बोलता है। नेक्स्ट जो है हमारे पास प्रिंसिपल, लास्ट प्रिंसिपल, वो है वेरीफाइएबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल। वेरीफाइएबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल ये बोलता है कि हमारे अकाउंटिंग में हम जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं वो सब वेरीफाइएबल होनी चाहिए, यानी कि उन सब का एविडेंस होना चाहिए। एविडेंस के बेस, यानी कि हर ट्रांजैक्शन का एविडेंस हो, ताकि उसमें कोई भी पार्शियलिटी ना हो सके, कोई पक्षपात ना कर सके, कोई पर्सनल बायस्ड नहीं होनी चाहिए। वो जो हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो सब वेरीफाई कर सके हम उसको, उसके एविडेंस होने चाहिए। जैसे अब आप आगे आगे पढ़ोगे, सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बिल्स होते हैं, बुक्स होती हैं, वाउचर्स होते हैं, ये कैश मेमो होता है, ये सब एविडेंस होते हैं। तो हमारी हर एक ट्रांजैक्शन की जो है एविडेंसेस होने चाहिए हमारे।